हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लूसेंट का सेकंड टॉपिक, जिसमें बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पेपर में डेफिनेटली आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आराम से देखिए, और वीडियो के एंड में आपको हमेशा से बताया कि एमसीक्यू भी आपको देखने को मिल जाता है। तो साथ ही साथ थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो एंड तक देखिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि इतिहास का विभाजन प्राग ऐतिहासिक या फिर प्राग ऐतिहासिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्री हिस्ट्री या फिर आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास, तीन भागों में किया जाता है। ठीक है, अब इन तीनों को यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई यानी जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब उसका कोई लिखित प्रूफ नहीं है, उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और जहां पर आद्य ऐतिहासिक अगर बात करें कि आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं उस काल को जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध जो लेख हैं वो पढ़े नहीं जा सके। अब जो भी कारण है, या फिर हो सकता है कि उस चीज़ों को हम उस टेक्नोलॉजी या फिर उस ज्ञान के थ्रू नहीं पढ़ सकते हैं जो पुरानी चीज़ें थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध जो लेख थे वो पढ़े नहीं जा सके, उस काल को कहा गया है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ तक क्लियर है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। अब वर्तमान में जो हम अभी फिलहाल जैसे कि हम देखें, वर्तमान का मतलब ये नहीं कि अभी जो है, मतलब मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित विवरण रूप से उपलब्ध है। ठीक है, उसको माना जाता है इतिहास। तो यहाँ पे तीनों चीज क्लियर हो गई कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जैसे कि संस्कृति और बर्तन, तो यानी उनके कलर पूछाता है कि इस संस्कृति में कौन सा कलर का बर्तन यूज होता था। जैसे कि मालवा जो है, इसमें काला और लाल, ठीक है, काला और लाल कलर के बर्तन होते थे। बुर्ज होम हमने पीछे वीडियो में देखा था, बुर्ज होम क्या था, तो यहाँ पे धूसर किस्म के बर्तन का इस्तेमाल होता था। जोखे अगर संस्कृति बात करें, जोखे की संस्कृति, तो लाल कलर के बर्तन होते थे। दक्षिण नौपाषाण में चमकीला धूसर हुआ करता था और पूर्वी नौपाषाण में भूरा लाल हुआ करता था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ज्ञानी मानव, जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं, इसका प्रवेश इस धरती पर आज से करीब लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। जितने भी चीजें यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा उसमें से एमसीक्यू में भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक बार वापस से रिवीजन होने वाला है वीडियो के एंड में, तो थोड़ा सा आराम से वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नाम एवं तिथियां। पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझेंगे कि यह 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान हुई थी। ठीक है, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। फिर आता है मध्य पाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये वर्ड आपको याद रखना, माइक्रोलिथ। बहुत ही छोटे जो औजार होते थे उसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार देखने को मिलते हैं। नवपाषाण काल की बात करें तो इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखिए कि पूर्व पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण युग के मानव की जो जीविका का मुख्य आधार था वो है शिकार। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि आग का आविष्कार जो वो किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। साथ ही साथ पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ था। एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को याद रखना कि पूरे आग में 9 कप। ठीक है, पूरे आग में 9 कप, ये बस छोटा सा ट्रिक है, याद रखना। देखो समझ में आ जाएगा आपको कैसे बताता हूँ। पूरे आग का मतलब कि आग का आविष्कार पूरे पाषाण काल में यानी पूरा पाषाण काल में आप जो कि यहाँ पे देख पाएंगे हुआ था। ठीक है, पूरे आग में 9 कप। अब 9 का मतलब हो गया कि नौ पाषाण काल के अंतर्गत कृषि का आविष्कार और पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, कृषि और पहिया ये दोनों का आविष्कार हुआ था नौ पाषाण काल के अंतर्गत। तो ये छोटा सा ट्रिक अगर आप याद रखते हो तो इस यहाँ से 3 प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट मिल जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे आग में 9 कप।
अब देखिए नेक्स्ट आता है कि पूरा पाषाण कालिक पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले। अब पूछा सकता है कि कुरनूल गुफा कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो नवपाषाण काल में हुई थी, और उनसे पहले सबसे पहले मानवों ने कुत्ता को पालतू बनाया था, तो ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि मनुष्यों में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति हुई कि अब परमानेंट यहीं पे घर बना के रहना है, यहीं पे बस्ती बसाना है, तो ये चीजें नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई। वरना पहले जो इनसे पहले के जो लोग थे, जो आदि मानव थे, वो क्या करते थे, वो जनरली इधर से उधर घुमंतों की तरह, बंजारों की तरह अपना मतलब आज जहां अंधेरा हुआ वहीं आज का बसेरा हो जाएगा, इस तरह से निवास करते थे। यहाँ तक किस तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। मध्य पाषाण काल का जो समय था 12 से 10,000 वर्ष पहले का हुआ था। बसने की प्रक्रिया का आरंभ होता है 12,000 वर्ष पहले से। नवपाषाण काल का आरंभ होता है 10,000 वर्ष पहले से, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले माना जाता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखने वाली चीजें हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, और उसके द्वारा बनाया जाने वाला जो प्रथम औजार था वह कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल कहाँ पर, तो अतिरमपक्कम। अब ये पड़ता कहाँ पे, मैंने लिख दिया तमिलनाडु के चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर दूर ये स्थान पड़ता है, जहां पर सबसे पहले जो कि बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी प्राप्त स्थल है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे देखिए क्या है। अगला पॉइंट है कि कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि पूरे आग में नौ कप, तो देखिए कप का मतलब कृषि और पहिया जो है वो नवपाषाण काल के अंतर्गत 9 कप। क्लियर रहेगा। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो बोलन नदी के किनारे। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन जो फसल थी वो है गेहूं, पहली फसल मानी जाती है गेहूं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे उसके बाद जौ थी, यानी सबसे पहला जो प्राचीन फसल गेहूं माना जाता है, और बाद में जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो है चावल। तो ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, इसे अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जाता है। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे मेहरगढ़ के बारे में कि कृषि का प्रथम जो उदाहरण है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है, कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा, ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कोल्डिहवा जो कि कहाँ स्थित है, ये बताना आपको, तो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज है। उत्तर प्रदेश में मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो मेहरगढ़ वाला पॉइंट एक याद रखना, ना कि सिर्फ और सिर्फ ये कृषि से जो कि चर्चा में था उस वक्त, ये इस वजह से भी चर्चा का विषय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, और देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बनता है जो कि भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे ये पूछा सकता है कि बताइए कि किसने, वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की, तो वह रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में इन्होंने खोजा था। पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पलावरम जो कि चेन्नई के अंतर्गत पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। ठीक है, माइक्रोलिथ्स जो है लघु जो उपकरण है उसे माइक्रोलिथ हमने पहले भी देखा था, उसे कहा जाता है। भारत में मानव जो अस्थि पंजर है मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा कि सबसे पहले किसने जानकारी दी थी, तो CL कार्लाइल। ठीक है, भारत में नवपाषाण कालीन जो सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष के लगभग हुआ था। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला है, ये सभी हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है कि असम का जो श्वेतब्रू गिब्बन है भारत में पाया जाने वाला एकमात्र जो कि मानवाप कपी है। ठीक है, मानवाप कपी है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि श्वेताब्रू जो गिब्बन है वो असम का, पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इनाम गांव
ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जो है जारवे संस्कृति से। तो यहाँ से देखिए दो प्रश्न कई बार हमने देखा है पूछा जाता है। पहला आपसे पूछा सकता है कि इनाम गांव जो है वो ताम्र पाषाण युग था, तो वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में ये पड़ता था इनाम गांव, राइट। और जारवे संस्कृति पूछा था कि संबंध किस राज्य से, तो ये आपका महाराष्ट्र, थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार आपने एमसीक्यू लगाया होगा तो आपसे पूछा जाता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चालकोलिथिक, लिथिक, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, चालकोलिथिक युग के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये कई बार पूछा गया, याद रखना। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। शिवालिक किसे कहते हैं हम लोग? जो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है वो उसे कहते हैं शिवालिक, ठीक है। गिरिपाद भी कहा जाता है। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज किसने किया था? तो कार्लाइल ने किया था, ये नाम याद रखिएगा। आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किया था, ठीक है। भीमबेटका से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर ये पूछा जाता है कि वो किस क्षेत्र में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। तो सारे कुछ यहाँ पे मैंने मतलब लिखा हुआ है, आप आराम से समझ लीजिए। भीमबेटका गुफा जो पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाडकर ने किया था, इनके द्वारा किया गया था। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो देखिए दो तीन चीज यहाँ से पूछा सकता है। पहला पॉइंट ये कि भीमबेटका गुफा की जो खोज है वो कब की गई थी? तो 1957-58 में की गई थी। किसके द्वारा? तो श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाडकर के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये पड़ता है। साथ ही साथ जो है मध्य प्रदेश के भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण भोपाल मंडल है, इन्होंने अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया, अगस्त 1990 में, ठीक है। लेकिन यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, स्थल घोषित किया गया? तो ये आपका डेट याद रखना है, जुलाई 2003 के अंतर्गत, ठीक है। जुलाई 2003 में ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण है वो नर्मदा घाटी से मिलता है। ये 1984 की घटना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लगभग ये शायद ये डेट देखने को मिलता है 1984 में, ठीक है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था, ठीक है। तो रिजले नाम आपको याद रखना। तो कुल मिलाकर इतनी सारी चीजें थी आपको प्रागैतिहासिक काल से ये टॉपिक में। अब चलिए हम यहाँ पे एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं कितना अच्छे तरीके से आपने सारी चीजों को याद रखा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर फटाफट देखते हैं एमसीक्यू और कितना अच्छे से आप लगाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, आंसर करिए कि सही आंसर क्या बनेगा। मतलब जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं था उसे हम लोग कहते थे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। लेकिन लेख उपलब्ध होने के बावजूद भी हम पढ़ नहीं सके उसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और जिसका लिखित विवरण जो आज हम जानते हैं वो इतिहास के रूप में जाना जाता है। ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। देखिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण जो कि उद्धृत नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते थे। और उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता था। जिसका लेखन कला का प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे कहा जाता था। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित विवरण मतलब उपलब्ध है, ठीक है। सब कुछ आपने समझ लिया। नेक्स्ट है कि आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट कि कोई लेखन कला मौजूद नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन हमें सत्य है। तो ये पॉइंट तो गलत है क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में आपने देखा कि मौजूद था लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके, तो ये पॉइंट गलत है। सेकेंड पॉइंट की लेखन कला थी पर लेख पढ़े नहीं जा सके, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का इस धरती पर प्रवेश कब हुआ?
इस धरती पर प्रवेश हमने बात किया था कि 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व, यानी सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट। मध्य पाषाण काल के छोटे पत्थरों के औजारों को किस नाम से जाना गया? तो हमने एक चीज देखा था कि छोटे पत्थरों के औजार को माइक्रोलिथ नाम दिया गया था, राइट आंसर बी होगा माइक्रोलिथ, ठीक है। संस्कृति और उनके बर्तनों के रंगों का कौन सा मिलान गलत है? देखिए एक्चुअली यहाँ पे कौन सा मिलान गलत देखा जाए तो मालवा काला और लाल यहाँ पर था। चलो एक बार मैं आपको बता दूं कि देखो मालवा में काला और लाल था। फिर उसी तरह से अगर हम बाकी के बारे में देखें तो बुरजोम में धूसर हमने देखा था, जोखे में लाल भी हमने देखा था, ये भी करेक्ट है। दक्षिण नौपाषाण काल में चमकीला धूसर, ये भी करेक्ट है। यानी विकल्प में ऐसा कोई नहीं है जहां पर कोई गलत हो, तो कह सकते हैं स्टार मार्क लगा लीजिए, कोई भी गलत यहाँ पे नहीं है, सभी बिल्कुल सही है, ठीक है, सभी सही मिलान किया गया है, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला आता है कि पुरा पाषाण काल की समय अवधि क्या मानी जाती है? पुरा पाषाण काल की समय अवधि को हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या माना जाता है? तो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले को हम कह सकते हैं कि ये पूरा पाषाण काल का समय अवधि है, ठीक है। पूरा पाषाण काल के मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन के रूप में शिकार हुआ करता था, राइट आंसर ऑप्शन डी हंटिंग। किस काल में हड्डियों या फिर लकड़ियों के मूठे लगे हाशिया का और आरी जैसे औजार मिलते हैं? तो वही था मध्य पाषाण काल में छोटे औजार जो होते थे उसे माइक्रोलिथ कहा जाता था, तो यहाँ पे फिलहाल बी करेक्ट आंसर है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? क्या हमने बताया था आपको, छोटा सा ट्रिक याद करा रहा था कि पूरे आग में 9 कप, ये ट्रिक बताया था आपको। तो पूरे का मतलब पूरा पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। उसी तरह से 9 कप की बात करें तो 9 का मतलब हो गया 9 पाषाण काल, ठीक है, 9 पाषाण काल। और यहाँ पे जो आप कप देख रहे हैं इसे आप 2 भाग में तोड़ लो, क का मतलब हो गया कृषि और प का मतलब हो गया पहिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पूरे आग में 9 कप, यानी कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ और 9 पाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन आराम से कर सकते हो कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के समय में हुआ, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से राख के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो बताइए कि राख के अवशेष हमने क्या बताया था, कुरनूल गुफा, राइट आंसर है कुरनूल गुफा, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ता, ऑप्शन बी। अगला सवाल, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आराम से आप कर सकते हैं, कुत्ता। अगला है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने। असत्य कथन, पहिए का आविष्कार 9 पाषाण काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले हुआ था, ये भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए बसने का जो समय है हमने यहाँ पर बात किया था कि क्लियरली लिखा गया कि मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग इतना होगा और बसने का प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले बताया गया था सब कुछ। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग किया था। जी नहीं, सर्वप्रथम उन्होंने तांबे का प्रयोग किया था, ये चीज हमने देखा था। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, सी यहाँ पर गलत होगा। और कृषि का आविष्कार तो 9 पाषाण काल में हुआ ही था, ये तो सही है, तो सी आंसर करेक्ट है। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम खोज किया गया था रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा, राइट आंसर बी होगा। कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त होता है? तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पश्चिम बलूचिस्तान, जो कि बोलन नदी, ऑप्शन सी। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य का संबंध किस स्थान से है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ठीक है, कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था जिसका अर्थ है मृतकों का टीला? जानते हैं मृतकों का टीला जो है मोहनजोदाड़ो को कहते हैं, राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो देखिए मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, कुल्हाड़ी, राइट। नेक्स्ट है कि मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ किस जानवर के दफनाने का साक्ष्य मिला? तो मेहरगढ़ वाला हमने देखा था कि बकरी को वहां पर दफनाने का साक्ष्य मिलता है, तो सी करेक्ट है। भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानववाप कपी कौन सा है? तो वो है आपका श्वेताभ्रू गिब्बन, असम के अंतर्गत, ठीक है, असम में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा।
भारत में लघु जो कि प्रसारोपकरण की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इनका नाम हमने देखा था, जो कि कराइल, ठीक है, कार्लाइल यहाँ पे याद रखेंगे, कार्लाइल, ऑप्शन बी होगा कार्लाइल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इनाम गांव जो कि ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किस संस्कृति से था? तो इनाम गांव सबसे पहले याद रखिए कि पुणे में ये है और ये जारवे संस्कृति से संबंध रखता था। यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में जीवाश्म का प्रमाण किस पहाड़ी से मिलता है? तो भारत में जीवाश्म का जो प्रमाण है वो हम जानते हैं शिवालिक पहाड़ी से। तो राइट आंसर यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, शिवालिक पहाड़ी से। भारत में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1867-68 में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा शैल चित्रों की खोज सबसे पहले जो की गई थी वो किनके द्वारा? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, यहाँ पे कार्लाइल के द्वारा, ठीक है, कार्लाइल, राइट आंसर सी बन जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भीमबेटका गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से देखिए, असत्य बताना। चलिए एक एक करके देखते हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसकी खोज 1957 में 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाडकर के द्वारा की गई थी, ये भी करेक्ट है। यूनेस्को ने इसे 1990 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, जी नहीं, यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि हमने बात किया था कि 1990 में जो कि भोपाल मंडल जो है वहां पर इसके द्वारा एक तरह से राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का दर्जा गया था 1990 में। लेकिन यूनेस्को ने इसे जुलाई 2003, ठीक है, जुलाई 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा गलत होगा और हमें असत्य ही बताना, तो सही आंसर सी हो जाता है। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिलते हैं, ये तो सही है ही, ठीक है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी, राइट आंसर सी हो जाता है। अगला सवाल, भीमबेटका के शैल चित्रों को किस काल का माना जाता है? तो किस काल का मानते हैं? तो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल का माना जाता है, तो ऑप्शन सी होगा। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया था? देखिए भैया, हमने यही बात किया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ पे अगस्त 1990 में, ठीक है, अगस्त 1990 में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाता है। और इसी चीज को जुलाई 2003, ठीक है, जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, विश्व धरोहर स्थल घोषित करते हैं। ये चीज, सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है, जुलाई 2003 वाला चीज। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखिए सारी चीजें हमने कवर किया। उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए। इसी तरह की रेगुलर वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।